हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल 24 स्टडी वाला पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज आई हुई है और मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसीज आई थी उसके सीबीटी 1 में मेरे 93 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो ये अच्छी जीएस प्रिपरेशन के साथ ही हो सकता है। पहले मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर किया करता था, तो एसएससी में क्या है, जीएस का वेटेज 25% का है, तो वो बहुत कम है। तो इसलिए एसएससी में हम लोग जीएस को उतनी वेटेज नहीं देते थे। लेकिन आप अगर आरआरबी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो जैसे सीबीटी 1 में 40% वेटेज जीएस का है, तो आपको जीएस पे अच्छी कमांड करनी ही होगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और वो भी इस बार सीट्स बहुत कम हैं। उस बार तो 93 मार्क्स मतलब आप अपने जोन में टॉप पे थे, बहुत ज़्यादा सीट्स थी, लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इस बार सीट्स कम हैं तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लोग प्रिपरेशन ज़्यादा करेंगे, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है। तो मैं जब एसएससी में वेटेज नहीं देता था ऐसे आपके जीएस को, तो फिर आरआरबी में मैंने ऐसा क्या किया कि मैं 93 का स्कोर कर पाया। और फिर उसके बाद सीबीटी 2 में मेरा लेवल 6, 5, 3 और 2 चारों लेवल में सिलेक्शन हो रहा था। मैं कट ऑफ से काफ़ी आगे था। तो ये हो सकता है जब आप सारे पीवाईक्यूज जो हैं, क्योंकि आरआरबी का जो पैटर्न है वो लगभग फिक्स है। अगर आप एक लिमिटेड रेंज में जो पीवाईक्यूज में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिमिटेड रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तारामंडल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो अगर यूनिवर्स की बात करें तो इस प्रकार से आप देखेंगे साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके स्टैटिक जीके जो ट्रेडिशनल जीके होता है कि नदी नाले पहाड़ नदियाँ, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी पीवाईक्यू से। तो मैंने पीवाईक्यू की एक बुक ली थी, उससे मैंने प्रिपरेशन की थी। खुद से बुक से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार जो है मैं एक बैच चलाऊँगा आपके लिए, पीवाईक्यूज मंथन। इसमें हम लोग सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, वो भी बेसिक से लेके ब्रिलियंस तक। आपको डिस्कशन के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको पर्सनली डील करूँगा। ठीक है, ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अश्वनी सिंह है और मैं ही आपको ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा, द यूनिवर्स। सारी पीवाईक्यूज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं ही आपको कराऊंगा इस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आज यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है? तो देखिए, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैटर की बनी हुई है। और मैटर जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमने बहुत ही बचपन में ये बात पढ़ ली होती है कि मैटर को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। ना तो आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। मैटर को सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ बर्फ़ है यानी वो सॉलिड है, जो आइस क्यूब होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं लिक्विड में यानी पानी में। और अगर आप उसको गर्म करें 1 घंटे 2 घंटे तक, तो वो सब पानी जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा। जैसे आप कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो उसमें पानी रहता है, फिर वो पानी गैस बन जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, उसका तो अभी भी है, बस उसका क्या है, रूप चेंज हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैटर क्यों बता रहा हूँ यूनिवर्स के बारे में? क्योंकि आज से बहुत साल पहले एक थ्योरी दी गई, उसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो यूनिवर्स है ये एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से इसका जन्म हुआ है। किससे हुआ है? छोटे से पार्टिकल से इसका जन्म हुआ है। एक छोटा सा पार्टिकल था, उसी में सारा का सारा मैटर जो है कंडेंस था। कंडेंस का मतलब होता है बहुत ही क्लोजली पैक था। तो उस छोटे से पार्ट में बहुत ज़्यादा हीट थी और वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस था। तो इस वजह से उसमें एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो है यूनिवर्स का जन्म हुआ। अब यूनिवर्स का मतलब क्या होता है?
यूनिवर्स का मतलब होता है इस दुनिया का सारा मैटर और प्लस में सारा स्पेस। दो ही चीज़ें हैं, एक तो जगह है, आपके घर में एक तो कमरा होगा, उस कमरे में कुछ स्पेस होगा, कुछ जगह होगी, खाली जगह। हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा उधर होइए, यहाँ पे जगह कम है, हमें बैठना है, थोड़ा सा उधर होइए, तो वो स्पेस है। और दूसरी चीज़ क्या है इस दुनिया में, मैटर है, कि थोड़ा सा उधर होइए, हमको सामान रखना है, तो जो सामान रखना है वो क्या है, मैटर है। तो इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, स्पेस और मैटर। और इस दुनिया का सारा स्पेस और सारा मैटर अगर आप मिला दे तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसकी ही चर्चा हम करेंगे क्वेश्चंस के साथ। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन खुद करें, और जब क्वेश्चन ना आ पाए उसके बाद आप डिस्कशन सुने, और क्वेश्चन आता है तो भी डिस्कशन सुने। डिस्कशन से आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही पता चलेंगी, और अपने मार्क्स लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बहुत ही जाना माना कॉन्स्टलेशन है, और वेल नॉन कॉन्स्टलेशन, जो कि शाम के समय दिखाई देता है। तो इतनी बात से आप कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसकी अगली लाइन भी दे रखी है, क्योंकि उसको तो आपसे आंसर जानना है, कुछ नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके आगे क्या रखा है कि दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नॉन एज हंटर, उसको शिकारी भी कहा जाता है, उस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम के समय में देखा जा सकता है, और इस तारामंडल को शिकारी कहते हैं। तो आपको सोचना है कि शिकारी किसको कहते होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओरियन। अब ये क्यों कहते हैं, इसका क्या लॉजिक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले तो बात करते हैं तारामंडल होता क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टलेशन। ये आप सब चीज़ें आप लोग नोट भी करते रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक बार में याद नहीं रख सकता है। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ फिक्स पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि तारों का ऐसा समूह, हिंदी वाले खुद से लिख लेंगे, मैं बोलूँगा क्योंकि हिंदी में भी, लेकिन आप लोग लिखेंगे खुद से कि तारों का ऐसा समूह जिसकी जो एक निश्चित आकृति बनाता हो। क्या बनाता हो, एक निश्चित आकृति बनाता हो। जैसे मैं आपको एक दो तारामंडल दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यही ओरियन को शिकारी क्यों कहा जाता है, अब आप शायद समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 तारे हैं, 3 4 5 तारे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तारे मिल के ऐसी आकृति बना रहे हैं जैसे एक आदमी खड़ा हो, उसने हाथ में धनुष लिया हो राम जी का, और यहाँ पे एक तलवार जैसी कोई चीज़ लेके और किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है। पहले के लोगों के पास मोबाइल नहीं था, वो क्या करते थे, खाली समय में आसमान की तरफ देखते हुए, आसमान में तारे चमक रहे हैं तो उनको देख के कोई ना कोई आकृति बनाते थे कि ये देखो इन सारे तारों को जोड़ेंगे तो ये। आप भी शायद बचपन में, जब मोबाइल बहुत कॉमन नहीं थे, जब मेरा बचपन था, तो उस समय 5-7 साल की उम्र में ये होता था। हम लोग गांव में जाते थे, छत पे बैठते थे, आसमान क्लियर दिखाई भी देता था। अब तो इतना प्रदूषण हो गया है कि आसमान क्लियर दिखाई ही नहीं देता है। तो उस समय जब आसमान क्लियर दिखता था तो हम लोग भी आकृति सोचते थे कि ये देखो ये आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है। वैसे ही एक तारामंडल है उर्सा मेजर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट तो नहीं है यहाँ पे उर्सा मेजर और भी बड़ा रहता है, और वो एक आकृति लेता है बिग बियर की। किसकी आकृति लेता है, बिग बियर की। ये भी देखिए चम्मच की तरह दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये चम्मच की तरह दिख रहा है, इसका नाम है उर्सा मेजर। ऐसे ही उर्सा मेजर की तरह एक और तारामंडल है जिसका नाम है उर्सा माइनर, ये उर्सा मेजर है। तो ये सब ऐसे करके तो आप कहेंगे कि बहुत सारे आकृतियाँ तो अनगिनत हैं, लोगों ने अनगिनत आकृतियाँ बना दी होंगी, तो हम किसको किसको याद रखेंगे। तो देखिए पहले ऐसा होता था कि लोग खूब सारी आकृति बनाते थे, इसको देख के कि बच्चे कितनी आकृति याद रखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे सब आकृति तो याद नहीं रख सकते हैं, तो 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना की गई,
जिसने 1928 में फिक्स कर दिया कि सिर्फ 88 कॉन्स्टेलेशन ही हैं। इन्हीं को रिकग्नाइज किया गया। अब आपको सारे 88 भी रटने की ज़रूरत नहीं। आप ये जान लीजिए कि टोटल 88 है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तारामंडलों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है, तो आप बता देंगे 88। अब इन 88 में 36 जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में हैं और 52 जो हैं 52 आपके सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इतना याद रखेंगे। और इसमें देखिए आपको 2 और दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको देखो, ये भी एक चिन्ह बन रहा है। वो क्रिश्चियन जो होते हैं उन लोगों का जो जीसस का जो सिंबल होता है वो ऐसा ही होता है, उसी की तरह दिख रहा है, तो इसको नाम दिया गया क्रक्स। और ये सबसे छोटा तारामंडल है। देखिए 4 ही तारों से मिलके 1 2 3 4 तारों से मिलके बना हुआ है, इसको क्रक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको ड्रैको दिख रहा होगा। आपको इनको याद नहीं करना है, बस एकदम नाम से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि वो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा तारामंडल शिकारी है। अब ड्रैको जैसे देखिए थोड़ा सा ड्रैगन की तरह दिख रहा है, उसकी पूछ है, तो इसका नाम ड्रैको दे दिया गया है। फिर यहाँ पे एक तारामंडल दिख रहा है जिसका नाम हाइड्रा है, और ये सबसे बड़ा तारामंडल। देख रहे हैं आपको 19-20 तारे दिखाई दे रहे होंगे, और सबसे मिलके ये बना है और बहुत बड़ा सा है, इसका नाम है हाइड्रा। ये क्या है? ये लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, सबसे बड़ा तारामंडल है, और ये स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, सबसे छोटा तारामंडल है। ठीक है, इतनी जानकारी भी अगर आप तारामंडल से रिलेटेड रख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाने हो। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंटर। हंटर किसको कहते हैं? तो आपने देख लिया था कि हंटर जो है ओरियन को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उर्सा मेजर भी आपने देख लिया था, चम्मच की तरह दिखता है। हाँ, चम्मच की तरह। ऐसे आप रिवाइज करते रहा करिए कि चम्मच की तरह दिखता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? बिग बियर है। क्योंकि अगर आप इसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो देखिए आसपास के भी जो इसके तारे होते हैं ना, वो सब भी क्या है? इसी तारामंडल का पार्ट माने जाते हैं। तो वो सब मिलके आगे ऐसी आकृति बनाते हैं कि वो बिग बियर जैसा दिखेगा, तो इसलिए इसका दूसरा नाम बिग बियर भी है। जो चीज़ आपको जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, ये क्या है? तारामंडल क्या है? आप डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को जिनको चम्मच ज़्यादा पसंद है वो इसको चम्मच की तरह बस इतने ही डॉट कनेक्ट करते हैं कि ये चम्मच जैसा दिखे। लेकिन आसपास और भी तारे तो हैं, तो जिनको भालू पसंद है वो क्या करते हैं? और भी तारों को कनेक्ट करके इसको भालू जैसा बना देते हैं। तो उर्सा मेजर का ये नाम बिग बियर है, ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे अगला क्वेश्चन कोई आए तो आपको पता रहे। हिंदी में इसको कहते हैं वो कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर कहा जाता है? तो हंटर कहा जाता है ओरियन को। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। हिंदी में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल। तो इसमें देखिए ये तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने बताया कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और अगर वो एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो हम बाकी तीनों चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्लैनेट क्या है, स्टार क्या है, कॉन्स्टेलेशन बॉडी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडी क्या है। सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? तो खगोलीय पिंड जैसे देखिए आपको स्पेस के अंदर कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट दिखाई दे, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, उसे क्या कहेंगे हम? सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। यानी कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो अंतरिक्ष में दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि सन हो गया, दिखाई देता है आसमान में, मून हो गया, अर्थ हो गई आपकी, ये भी स्पेस के अंदर ही है। तो ये सब क्या हो गए? ये आपकी सेलेस्टियल बॉडी हो गई। और भी एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, ये सब भी हैं आसमान में, तो वो सब भी। अब ये नहीं है कोई अंतरिक्ष यात्री गया वहाँ पे उसका थर्मस रह गया है तो वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी आपकी सेलेस्टियल बॉडी। आगे बात करते हैं प्लैनेट क्या है फिर, और पहले उससे पहले बात कर लेते हैं स्टार क्या है। स्टार
तो देखिए, स्टार कोई भी चीज़, एनी सेलेस्टियल बॉडी, स्टार भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। कोई भी खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊर्जा और प्रकाश हो, विच हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। कोई भी खगोलीय वस्तु जिसका अपना ऊर्जा और प्रकाश है, वो क्या कहलाएगा, वो स्टार कहलाता है। स्टार का जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं सन। अब बात करते हैं प्लैनेट की। प्लैनेट क्या चीज़ है, फिर प्लैनेट किसको कहते हैं? तो आप देखेंगे ये कलर क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। प्लैनेट जो है, प्लैनेट देखिए 3 कंडीशन बनाई गई। एक तो क्या, प्लैनेट जो है उसको ऑर्बिट करना चाहिए एक स्टार के अराउंड, मतलब एक सूर्य के या एक स्टार जो भी तारा है उसके चारों तरफ घूमेगा, वो प्लैनेट है। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके अंदर इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए, इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए जिससे उसका शेप जो है वो कैसा रहे, राउंड शेप रहे, स्फेरिकल शेप रहे, गोले की तरह दिखे, बॉल की तरह। इतनी ग्रेविटी उसके अंदर होनी चाहिए। ग्रेविटी से क्या होता है, आप अपने चारों तरफ का जो मैटर है, जो आपके चारों तरफ मैटर लगा हुआ है, उसको आप बांध के रखते हो तो आप स्फीयर की तरह दिखाई देते हो। तो इतनी इनफ ग्रेविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप स्फेरिकल शेप रख पाएँ। और तीसरी चीज़, इतनी ग्रेविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके ऑर्बिट के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आप अट्रैक्ट करके हटा दें, अपने ऑर्बिट को क्लियर रखें, ठीक है। नहीं तो इतने एस्टेरॉयड मेटेरॉयड हैं, उससे आपकी रोज़ टक्कर होती रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लैनेट कहेंगे। और प्लैनेट की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है वो क्या, कि इसके पास ना अपनी हीट होगी और ना अपनी लाइट होगी। अगर इसके पास अपनी हीट और लाइट होती तो ये किसी स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट क्यों करता, क्यों उसके चक्कर लगाता? जैसे आपके पास ही अगर हर चीज़ होती तो आप भी किसी और के पास चक्कर क्यों लगाते? लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके ऑफिस की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास खूब पैसा होता तो कोई ऑफिस क्यों जाता? आप नौकरी के चक्कर क्यों लगाते? अगर मान लीजिए आपकी कई एकड़ ज़मीन होती है हाईवे के बगल में, तो नौकरी लेके आपको क्या करना है? तो वही चीज़ है कि अगर इसके पास अपनी हीट और लाइट होती तो इसको भी स्टार के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको तीनों चीज़ें कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में है वो सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे सन, मून, अर्थ और एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड। स्टार क्या है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है लेकिन उसके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट है। और प्लैनेट क्या है, प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है लेकिन उसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। और उसके साथ 3 कंडीशन और हैं जिसकी वजह से प्लूटो को इसी वजह से बाहर कर दिया गया था। उसके पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं है और वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, नेचुरल बॉडी है, तो सेलेस्टियल हो गई। लेकिन उसको प्लैनेट क्यों नहीं कहते हम लोग, उसको डॉर्क प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जैसे उसकी 3 कंडीशन और है प्लैनेट होने के लिए, ठीक है। प्लैनेट होने के लिए आपको किसी न किसी स्टार के चक्कर लगाना है। उसके बाद आपकी इतनी इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए कि आपकी शेप कैसी रहे, स्फेरिकल शेप रहे, यानी गोले की तरह दिखे आप। और इतनी ग्रेविटी आपकी होनी चाहिए कि आप जो अपने ऑर्बिट को क्या कर पाएँ, क्लियर रख पाएँ, ठीक है। कोई भी जो अदर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हटा पाएँ, उसको इतनी ग्रेविटी आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। कौन जो है एक तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो हमने अभी देखा था कि ओरियन जो है वो तारामंडल है, इसको शिकारी कहते हैं। देख रहे हैं आप यूनिवर्स में से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब किसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, तारामंडल। तो ये फ़ायदा है आपका PYQs करने का कि आपको क्लियर हो जाता है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देखिए ओरियन जो है वो तारामंडल है। उर्सा मेजर भी मैंने बताया था, चम्मच की तरह दिखता है जिसे बिग बियर भी कहते हैं, तो ये भी एक तारामंडल है। अब बचा सीरस और कैसियोपिया, ठीक है। तो देखिए कैसियोपिया क्या है, एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक लेडी थी जो बहुत ही सुंदर थी, तो उसी का नाम था कैसियोपिया, ठीक है। अब ये देखिए तारे ऐसे हैं 1 2 3 4 5, और इस 5 तारों से देखिए 1 2 3 4 5 इन्होंने एक लड़की इमेजिन कर ली।
वही कहते हैं ना कि सुंदरता तो देखने वाले की आँखों में होती है। तो देखो, देखने वाले ने इन 5 तारों को एक लड़की की तरह, और वो भी सुंदर लड़की, कैसियोपिया को कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी अपने टाइम की। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये भी एक क्या है, तारामंडल है, ये भी एक तारा मंडल है। लेकिन सीरस ये एक तारामंडल नहीं है, ये क्या है, ये ब्राइटेस्ट तारा है, यानी सबसे चमकता हुआ तारा, ब्राइटेस्ट स्टार, है ना। तो हिंदी वाले देख लेंगे कि लुब्धक जो है वो सबसे चमकीला तारा है, आकाश में सबसे चमकीला तारा, उसका नाम है लुब्धक। और बाकी काल पुरुष जो है वो काल स्त्री है, मतलब बहुत सुंदर लड़की थी, वो एक तारामंडल है। ओरियन को सप्तऋषि भी कहते हैं, ओरियन को शिकारी तो कहते ही कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और शर्मिष्ठा यानी उर्सा मेजर, उर्सा मेजर तो तारामंडल है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप सभी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या स्कोर रहा। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये भी आपको पता चल गया है। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ तारामंडल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो मैं आपको अदर जानकारी दे रहा हूँ कि कॉमेट क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, मीटेरॉइड क्या होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए कॉन्स्टलेशन पर लगातार आ रहे हैं, तो आप सभी तारामंडल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लिखा तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है। तारामंडल, धूमकेतु, उल्कापिंड या उल्काब। तो आइए समझते हैं उल्कापिंड, उल्काब और क्या अंतर है इन सब में। तो सबसे पहले देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि एस्टेरॉइड क्या होता है, फिर एस्टेरॉइड हो गया तो फिर मीटेरॉइड क्या होता है, फिर मीटेरॉइड हो गया तो मीटेरॉइड क्या होता है, और मेटियोर क्या होता है। ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन बड़े कन्फ्यूज़न है। और कॉमेट अलग से एक नाम है जो कि, तो देखिए सबसे पहले एस्टेरॉइड क्या है। आपके 2 ग्रह आप लोग जानते होंगे, मार्स और जुपिटर। इन दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बेल्ट है, जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। ये सब भी जो है अर्थ की चारों, अर्थ कह रहा हूँ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको प्लैनेट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते प्लैनेट? क्योंकि इनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है कि इनको प्लैनेट कहा जाए, बहुत छोटे हैं साइज़ में। 1 किलोमीटर इनकी डायमीटर 1 किलोमीटर का होता है। हमारी अर्थ का कितना है? 6300 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कितने छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। जबकि अर्थ जो है सबसे बड़ा प्लैनेट तो है नहीं, इससे भी बड़े बड़े प्लैनेट हैं, और ये इससे भी इतने छोटे हैं, 1 किलोमीटर इनका डायमीटर है। तो इस वजह से इनको प्लैनेट नहीं कहते। तो इन्हीं एस्टेरॉइड में से जब कोई हिस्सा टूट के निकल जाता है तो उसको मीटेरॉइड कहते हैं। और रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट ऑफ एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड या कॉमेट में से कोई हिस्सा जब टूट के निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटेरॉइड कहते हैं। जब ये मेटेरॉइड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसमें गैसेज हैं बहुत सारी, तो उस गैसेज से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। कभी आप दौड़ते होंगे तो देखते होंगे कि अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो आप दौड़ नहीं पाते, उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाते। क्यों? क्योंकि हवा भी फ्रिक्शन जनरेट करती है। फ्रिक्शन जानते हैं? फ्रिक्शन जानते होंगे ना, कि कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसको जो उसके अपोजिट जो फोर्स काम करता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब वो मूव करके अंदर आ रहे होते हैं तो उनके अपोजिट जो है हवा काम कर रही होती है, जिससे क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और उसके अंदर लाइट आ जाती है, आग लग जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ना टूटता हुआ तारा। तो वह हकीकत में तारा नहीं होता है। तारा टूट के अगर पृथ्वी पे गिरेगा तो देखिए सन कितना बड़ा है, सन एक तारा है। जबकि सन को कहते हैं कि वो मीडियम साइज तारा है, मतलब बहुत लार्ज नहीं है, इससे बड़े बड़े भी तारे हैं। क्योंकि वो हमारे नज़दीक है इसलिए हमको इतना बड़ा दिखता है और तारे छोटे दिखते हैं, वरना सन एक मीडियम साइज स्टार है। तो ये जो टूटता हुआ तारा है, ये तारा नहीं होता है, क्या होता है? मीटेरॉइड होता है, जो अर्थ की सरफेस में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो उसमें आग लग जाती है और वो आग लगने की वजह से चमकता हुआ दिखता है, तो उसको हम मीटियोर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मीटेरॉइड जो बाहर था, जो एस्टेरॉइड से टूटा तो बना मीटेरॉइड। इन दोनों में रॉइड है। ठीक है, और फिर जब मेटेरॉइड जो है अर्थ की तरफ आया तो वो क्या हो गया? मीटियोर हो गया। और जब मीटियोर जो है वो अर्थ पे हिट कर देता है तो उसे मेटेरॉइड कहते हैं। यानी मेटेरॉइड मतलब ऑन साइट,
ऑन साइट मतलब जब अर्थ पे आ गया, गिर गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटेरॉइड कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है सब में, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि मेटियोर, मेटेरॉइड और मेटेरॉइड ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा लगता है सुनने में कि सब सेम ही है, लेकिन वो सब अलग हैं। एस्टेरॉइड का मतलब क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि उनको प्लैनेट कहा जा सके, लेकिन ये मेटेरॉइड से बड़े हैं। मेटेरॉइड जो है वो बहुत छोटा होता है। नासा ने बताया है कि अगर 25 मीटर से ज़्यादा डायमीटर वाला 25 मीटर से ज़्यादा डायमीटर वाला मेटेरॉइड अर्थ को रीच करेगा, अर्थ की तरफ आएगा, तो वो जल के ख़त्म नहीं होगा हवा में, वो अर्थ पे रीच मतलब अर्थ तक पहुंच जाएगा, अर्थ की सरफेस को टच कर देगा। तो उससे क्या नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये होता है 1 किलोमीटर, इसका डायमीटर 1 किलोमीटर तक होता है, लेकिन इनका कितना है, 25 मीटर से भी कम है। अभी तो ज़्यादातर 25 मीटर से भी कम डायमीटर होता है, यानी ये इससे बहुत छोटे हैं, इसमें से टूट के निकले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन सब का डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, यानी अरबों तारों का समूह, और डस्ट और गैसेस होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाश गंगा। देखिए सबसे पहले आपका यूनिवर्स आ गया। अब यूनिवर्स में क्या है, खूब सारी आकाश गंगा है, यानी मिल्की वेज या फिर गैलेक्सी। अपनी मिल्की वे का नाम गैलेक्सी है, सॉरी अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, इसलिए मैंने मिल्की वे, वरना इसको कहते हैं गैलेक्सी। यूनिवर्स, यूनिवर्स से आप आएंगे तो गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी में खूब सारे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में हम एक ही सोलर सिस्टम जानते हैं, लेकिन अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन स्टार्स हैं, मतलब 100 अरब तारे हैं, और हम सिर्फ एक तारे को जानते हैं जिसका नाम सन है। तो हम लोग कितना कम जानते हैं, और ठीक है इतना कम ही जानना चाहिए, सिलेबस बढ़ता जा रहा है कितना पढ़ेगा बच्चा। चलिए ठीक है, तो जो अरबों सितारों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और खूब सारी आकाश गंगा, लगभग 100 अरब आकाश गंगा यानी 100 बिलियन आकाश गंगा मिला के क्या बनाती है, वो ब्रह्मांड बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स है, हम सिर्फ एक ही वर्स को जानते हैं। अब हो गया ना क्या, मूवीज़ आ रही है कि मल्टीवर्स भी है, लेकिन हम लोग तो ये मानते हैं कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब इसी यूनिवर्स में है। जितना भी हम स्पेस के बारे में, जितने भी स्पेस, जितनी भी जगह के बारे में जानते हैं, जितने भी मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं, वो सब क्या है, वो सब यूनिवर्स है, मल्टीवर्स नहीं। ठीक है, मल्टीवर्स सिर्फ मूवीज़ में है। ये देखिए ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा, मिल्की वे। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे मूव करती है, ये एक स्पाइरल की तरह है ना। स्पाइरल मतलब कि एक ही सेंटर है, उसी के चारों तरफ सब जो है वो मूव कर रही हैं। तो ये स्पाइरल शेप है इसकी। कह रहा द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज, तो यूनिवर्स की हम लोग स्टडी करते हैं ना, तभी तो हमको पता चल जाता है कि 100 अरब तारे हैं हमारी आकाश गंगा में, फिर 100 अरब आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, सॉरी पूरे यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सीज़ हैं और 100 अरब तारे हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है, तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्स की, और उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है वो साइंस है जो कि स्टडी करती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए भी मैंने बताया कि एक थ्योरी मानी गई कि बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत विस्फोट हुआ था, एक छोटा सा पार्टिकल था जो कि बहुत ही हॉट था और बहुत ही ज़्यादा कंडेंस था। तो इसमें एक विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से जो है पूरा यूनिवर्स बना। तो ये जो यूनिवर्स के ओरिजिन की स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है जो ह्यूमन का बिहेवियर है, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आपकी बायोलॉजी कैसे, आपका कल्चर कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होती है कि देखिए किसी वर्ड की जो मीनिंग है ना, कोई भी शब्द है उसका जो अर्थ है
उसकी क्या हिस्ट्री रही, उसका कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उस वर्ड का मतलब चेंज हुआ। जैसे चेंज हो जाता है ना, एक वर्ड है जो वाइफ के ब्रदर को कहते हैं, वो देखिए पहले एक रिलेशन बताने के लिए उसका जन्म हुआ है ना, क्या कि एक रिलेशन ही तो है, वाइफ का ब्रदर। लेकिन अब क्या है, आज के डेट में वो गाली देने के काम आता है। तो वो क्या है, उसमें कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ उस वर्ड का, तो उसको हम लोग कहते हैं एटमोलॉजी। बाकी एनाटॉमी क्या है, हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। बाहर से तो हर कोई सुंदर दिख रहा है, इसीलिए कहते हैं कि बाहर की सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। अंदर की सुंदरता मतलब मन नहीं, लेकिन वो जो बॉडी है वो किन चीज़ों से बनी है, कौन कौन सी मसल्स हैं, कौन सी हड्डियां हैं, बोन्स कितनी है, क्या है, ठीक है, सिंगल हार्ट है, डबल हार्ट है, तो मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। हिंदी में भी सेम ही है कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला है एक एक्सो प्लैनेट है जिसको अर्थ का कज़न कहते हैं, कज़न ऑफ अर्थ कहते हैं, अर्थ 2.0 भी कहते हैं। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है केपलर 452b। पहले तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है, ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्सो प्लैनेट क्या होता है। तो कोई भी प्लैनेट, एनी planet which is not part of our solar system, कोई भी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं। जैसे आपको पता ही है केपलर 452b, चलिए ये तो हो गया कि ठीक है एक्सो प्लैनेट क्या होता है। लेकिन केपलर 452b को अर्थ 2.0 क्यों कहते हैं, ये रोबोट 2.0 है क्या? नहीं। देखिए क्या कारण है इसके पीछे। एक सन खोजा गया जिसका नाम है केपलर 452, उसके चारों तरफ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही वो उसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसका नाम रखा गया केपलर 452b यानी 452b। अब वो जो है रिवॉल्व करने में, जैसे हमारी अर्थ 365 डेज लेती है, वैसे वो 384 डेज लेता है, तो लगभग सिमिलर ले रहा है। हमारी अर्थ का जो मास है उसका मास उसके 3.25 टाइम्स है। मतलब अगर हमारी अर्थ का वेट 100 kg है तो उसका 325 kg है। तो ये काफ़ी सिमिलर है और ये माना जा रहा है कि वहाँ पे वाटर हो सकता है और वहाँ लाइफ भी हो सकती है, तो इस वजह से उसको अर्थ 2.0 कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। बाकी आप नेपच्यून को तो इसमें एलिमिनेट, देखिए एलिमिनेशन का बहुत गेम होता है कि आप कौन से ऑप्शन तो एलिमिनेट, जैसे इसमें आपको नेपच्यून एलिमिनेट कर देना है कि एक्सो प्लैनेट की अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है कि जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है वो, तो नेपच्यून तो चला गया, ये एक्सो प्लैनेट नहीं है। प्लूटो हो सकता था, लेकिन हमको पता है कि अगर प्लूटो अर्थ के सिमिलर होता या अर्थ की कज़न होता तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इतनी औकात थी कि उसको सोलर सिस्टम से बाहर कर देते। भाई जब अर्थ हमारा रिवॉल्यूशन कर रहा है और उसको प्लैनेट मान रहे हैं, तो प्लूटो भी अगर अर्थ 2.0 है तो वो अर्थ के सिमिलर ही होगा, तो उसको फिर बाहर क्यों करते हैं? इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचे ये दोनों, इसमें यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है। जुपिटर जो प्लैनेट है उसके मून का नाम है, उसके मून का यानी उसके चांद का नाम है यूरोपा। तो इसका मतलब बचा जो केपलर 452b। हिंदी में है उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केपलर 452b। 9वां क्वेश्चन है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिस मटेरियल की बनी हुई है उसको साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया? तो मैंने बताया कि उसका नाम है मैटर। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर के ही पार्ट है सॉलिड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड
क्रिस्टल फॉर्म जो है ये इसकी फॉर्म है मैटर की, ये क्या है इसकी फॉर्म्स हैं। अलग अलग फॉर्म में मैटर पाया जाता है। मैटर को डिस्ट्रॉय, ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, सिर्फ इसको फॉर्म चेंज कर सकते हो, इधर से इधर और इधर से इधर। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को आप लिक्विड बना सकते हो और लिक्विड को वापस से सॉलिड बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लिक्विड को ख़त्म कर दोगे। आप कहोगे पानी पी के ख़त्म कर देंगे, तो पियोगे तो किसी और फॉर्म में फिर से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। जो मैटर है वो हमेशा रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, तो उसे कहा है द्रव्य। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, द्रव और द्रव्य में। द्रव्य का मतलब हुआ मैटर और द्रव का मतलब क्या हुआ, लिक्विड। तो ये हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पेपर में आया तो पता चला द्रव्य की जगह द्रव मत मान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे इज। तो देखिए मैंने बताया कि 3 तरीके से होती हैं गैलेक्सीज। एक स्पाइरल शेप हो सकती है, एलिप्टिकल शेप हो सकती है और इर्रेगुलर शेप हो सकती है, इर्रेगुलर शेप। तो अपनी जो पूछा है कि नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी कौन है मिल्की वे की, तो वो कौन सी है, एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे पास है और उसकी शेप कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, तो वो कौन सी है, वैग्रो स्टेलर स्ट्रीम। नहीं, ये नहीं, ये है एंड्रोमेडा। ठीक है, पता नहीं नाम कैसे चेंज कर दिया इसमें ऑप्शन। अच्छा, B-A-C कर दिया है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, और अपना जितने भी मार्क्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।